चलिए साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 9वें अध्याय को। और साथियों, इस 9वें अध्याय में हम लोगों को पढ़ना है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, यानी कि 1870 के दशक से लेकर 1947 तक हमें पढ़ना है। समझ में आई बात? तो आइए जो है जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो यहां दिया गया है, पीछे हुए तमाम बदलावों व सुधारों ने यहाँ के लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। यह देश क्या है और किसके लिए है। आप देखोगे भैया, पीछे अंग्रेज लोग आ रहे हैं, तमाम प्रकार के खुरापात वगैरह कर रहे हैं और ऐसे में जो है लोगों की तमाम भावनाएं आहत हो गई। मैंने पीछे जो है बाकायदा पढ़ा रखा है, पीछे बाकायदा सारी चीजों को बता रखा है। तो वही चीज यहां कहा जा रहा है कि पीछे हुए तमाम बदलावों व सुधारों ने जो है यहाँ के लोगों को जो है एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए क्या कर दिया भैया, विवश कर दिया, यानी कि मजबूर कर दिया। लोग जो है मजबूर हो गए कि आखिर ये देश क्या है, यह किसके लिए है। ये सारे सवाल जो है सोचने के लिए लोग विवश हो गए। और विवश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पीछे जो है बहुत सारे सुधार भी हुए हैं, बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं और इन सुधारों, इन बदलावों ने जो है लोगों के मस्तिष्क पर भी जो है चोट पहुंचाया और उन्हें जो है यह सवाल, यह प्रश्न सोचने पर विवश कर दिया कि यह देश क्या होता है, यह देश क्या है, यह देश किसके लिए है। समझ में आई बात? समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। और बच्चे, जिस तरीके से चीजों को लिख दिया गया है, अगर मैं ना भी समझाऊं, केवल आप पढ़ लेते हो, तब भी जो है आप आसानी से समझ पाओगे। और भैया अगर एनसीईआरटी की पुस्तक उठाओगे तो उसमें एक तरफ से देखोगे तो सारी की सारी बातें जो है महत्वपूर्ण लगेंगी। ऐसे में आप क्या करोगे, पूरी की पूरी किताब जो है रंग डालोगे। तो इस तरीके से चीजों को आपको पढ़ना है। और भैया हो सकता है जल्द ही जो है एनसीईआरटी सार संग्रह के रूप में जो है आपको पुस्तक देखने को मिल जाए नीरज आईएएस संस्थान के तरफ से, है ना। तो जल्द ही जो है आपको पुस्तक भी जो है एनसीईआरटी पर आधारित मिलने वाली है नीरज आईएएस संस्थान की तरफ से। तो साथियों, आपकी तैयारी जो है और भी बेहतर होने वाली है। तो इसीलिए मैंने पीछे की क्लासों में कहा भी होगा, पीछे की चर्चाओं में कहा भी होगा कि अगर आप संस्था के प्रति अपना प्यार दुलार दिखाते हो, अगर चैनल के प्रति अपना प्यार दुलार दिखाते हो, तो यकीन मानना साथियों, चाहे जो भी तैयारी हो, यूपीएससी से लेकर एसएससी तक, इधर में जो है चाहे बीए एमए वाला हो गया, इसको भी, चाहे 12th वगैरह हो गया, इसको भी जो है हर एक बैच जो है मैं फ्री लाने की कोशिश करूंगा। अगर आप सभी का प्यार दुलार बरसेगा तो एक से एक बैच जो है आपके लिए मैं फ्री लेकर आऊंगा। और वो भी किसी ऐरे गहरे शिक्षक से नहीं, मशहूर ब्रांड शिक्षक को मैं ढूंढ के लाऊंगा और आपके लिए जो है फ्री क्लास लेकर आऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना होगा कि संस्था पर जो है आपको विश्वास करना होगा, चैनल के प्रति जो है आपको अपना प्यार दुलार बरसाना होगा, इसे जो है लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना होगा। अगर आप ऐसा कर देते हो तो यकीन मानना साथियों, आपके लिए हर परीक्षा की बैच जो है मैं फ्री लेकर आऊंगा। ये बात आप जो है गांठ बांध लो। तो इतनी बातें जो है आप सभी ने समझ लिया। आगे बढ़ोगे भैया तो यहां दिया गया है, इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया कि भारत का मतलब है यहां की जनता, यहां रहने वाले लोग, यहां रहने वाले वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यानी कि लोगों के मन में लोग मजबूर हो गए कुछ सवालों को सोचने के लिए, कुछ विचारों को जानने के लिए। और फिर उनको जो है जो जवाब मिला, वो जवाब इस तरीके से मिला कि भारत जो है यहां रहने वाले तमाम लोगों का घर है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संस्था, संप्रदाय से ताल्लुक रखता हो, भारत सभी का घर है।
जब लोगों को इस सवाल का जवाब मिल गया तो अब लोग क्या करेंगे, उसी को जो है हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। यानी कि लोगों ने जो है सोचने पर विवश हो गए और कहा भैया कि ये भारत क्या है, ये किसके लिए बना है। फिर धीरे धीरे करके उनको इन सारे प्रश्नों का जवाब मिलना शुरू हो गया कि भारत जो है यहाँ के रहने वाले सभी लोगों का घर है। अब भैया जब घर है तो घर को जो है सुरक्षित रखना पड़ेगा, घर को जो है अपने अंडर में लेना पड़ेगा, उसका घर जो है किसी दूसरे के कब्जे में है उससे छुड़ाना पड़ेगा। तो आप देखोगे भैया कि जो भी भारत के संसाधन वगैरह है सब यहाँ के रहने वाले लोगों का है। तो अंग्रेज बागड़ बिल्ले कहां से आ गए, उन्होंने जो है इस जगह इस जमीन पर जो है इन संसाधनों पर कैसे आधिपत्य जमा लिया, उनका तो कोई अधिकार ही नहीं है। और जब अधिकार ही नहीं है तो आप देखोगे इसी के लिए संघर्ष होगा और फिर अंग्रेजों को थप्पड़ मार मार के भगाया जाएगा। इतनी बात आप सभी ने समझा। तो यहां देखोगे भैया इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं। लोगों को भैया एहसास हो गया है ना, लोगों को क्या हो गया, एहसास हो गया। लोगों को एहसास हो गया कि ये अंग्रेज बागड़ बिल्ले जो हैं ये जो है हमारे लिए अच्छा करने नहीं आए हैं, ये अपना जेबा भरने आए हैं। और लोगों को जो है ये भी समझ में आने लगा कि अंग्रेज चोट्टा है, ये चोट्टाई करने आया है, ये चुराने आया है चीजों को। लोगों को ये भी समझ में आने लगा। अब जब ये भी समझ में आने लगा तो आप देखोगे जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होगा भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। यानी कि जब तक अंग्रेज रूपी सांप जो है डंक कुंडली मारकर जो है इस देश पर बैठे रहेंगे तब तक यहाँ के लोगों का भैया ये भारत नहीं हो सकता। तो इसलिए पहले अंग्रेजों को निपटाओ। क्या करो, अंग्रेजों को निपटाओ, अंग्रेजों को मार भगाओ। समझ में आ रही होगी चर्चा, समझ में आ रही होगी। और नहीं समझ में आ रही है तो फिर से जो है वीडियो को पीछे करना और फिर से देख लेना, आपके दिमाग की बत्ती जो है खुल जाएगी। समझ में आई बात, समझ में आने लगेगा। यह चेतना जो है 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और भी गहरी हो चुकी थी। यानी कि जो संगठन वगैरह बन रहे हैं उसमें भी जो है ये बातें और भी गहरी होती जा रही थी कि अंग्रेजों को मार के भगाना है और ये सारी संसाधन वगैरह जो है भारतीयों का ही है, इस पर जो है अंग्रेजों का कोई भी नियंत्रण अधिकार नहीं होना चाहिए, अंग्रेजों को मारपीट के भगा डालो। तो ये सारी बातें आप जो है देख सकते हो। आगे भैया देखोगे कि 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। यानी कि आर्म्स एक्ट जो है ना, आर्म्स एक्ट पारित किया जाता है। और कब पारित किया जाता है इस डेट वगैरह को आप ध्यान में रखे रहना, क्योंकि आपसे जो है प्रारंभिक परीक्षा वगैरह में पूछ लिया जाता है और आप कोई भी परीक्षा दोगे तो वहां पूछा ही पूछा जाता है, तो इसलिए आप ध्यान रखे रहना। आर्म्स एक्ट पारित करके भैया ऐसा कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, कंपनी के द्वारा, कि भैया जो भारतीय हैं वो हथियार वगैरह नहीं रख पाएंगे। यानी कि आर्म्स एक्ट द्वारा भारतीयों के हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया है ना। तो अधिकार जो है भारतीयों का छीन लिया गया। अब भारतीय जो है हथियार वगैरह नहीं रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। समझ में आई बात। और आप देखोगे भैया उसी साल, अब उसी साल कहा जा रहा है तो आप समझ लो 1878 की ही बात कही जा रही है। उसी साल जो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया जिससे जो है सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। यानी कि उसी साल जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित कर दिया गया और इसमें जो है क्या प्रावधान किया गया कि अगर कोई अखबार वगैरह छापने वाला व्यक्ति अंग्रेजी सरकार की आलोचना कर रहा है तो भैया उसका जो है उसको जो है चुप कराया जाएगा। और इस प्रावधान के अनुसार क्या नाटक बनाया गया, क्या नौटंकी किया गया, इसको भी जान लेना चाहिए कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित भैया संपत्ति को भी जब्त कर
कर लेगी। और आप जो है परीक्षाओं को उठा के देख लेना, पुराने पेपरों को उठा के देख लेना, यहां से जो है क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। आप तुरंत जाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चेक करो, चाहे जो भी परीक्षा हो चेक करो, वहां जो है आपको दिख जाएगा। और आपको जो है एनसीईआरटी की औकात पता चल रही होगी कि एनसीईआरटी की औकात क्या है। अगर एक एक करके धीरे धीरे करके जो है हम इसे जो है पिरोते गए और माला बना के जो है धारण कर ले गए, तो भैया मजा आ जाएगा। ये आप देख सकते हो, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहां देखोगे भैया 1883 में सरकार ने जो है इलबर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर जो है काफी हंगामा वगैरह हो रहा था, तो आप देख ही सकते हो। अब हंगामा होगा तो ये बंद तो होगा ही, है ना, बंद हो जाएगा। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी जो है ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच जो है समानता स्थापित की जा सके। तो ये भी आप देख सकते हो। और ये चर्चाएं भैया आप हल्के में मत लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, यहां लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। समझ में आई बात? तो ये हो गया। आगे बढ़ोगे बच्चा, तो आगे जो है यही चीज जो आपने पीछे पढ़ा उसी को जो है कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जो है देख लेते हैं, ताकि आपका दिमाग जो है और भी खुल जावे, है ना। तो आइए देखते हैं। यहां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कीजिए भैया? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पहला पॉइंट दिया गया है, पहला कथन दिया गया है 1878 का आर्म्स एक्ट, जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की इजाजत दी गई। और यहां आपको यह ध्यान रखना है, इजाजत, आर्म्स एक्ट पढ़ रहे हो। और दूसरा कथन यहां दिया गया है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिसमें किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। और तीसरा पॉइंट है यहां 1883 का इल्बर्ट बिल, जिसमें भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते थे। अब आपसे यहां कहा गया है आप जो है पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेना, तभी जो है उसका उत्तर देना। अब भैया यहां तो जो है विचार करने के लिए कहा, लेकिन यहां आपसे कह रहा है भैया असत्य कूट, यानी कि जो कथन गलत है उसी को बताना है आपको। और जो है पीछे मैंने इसके विषय में पढ़ा दिया, आप सभी को जो है जल्दी से बताना है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। जल्दी से बताना है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। चलो जल्दी जल्दी से जो है आप सभी बताओ कि इसका उत्तर जो है क्या हो सकता है। इसका उत्तर क्या हो सकता है? तो देखो मैंने पीछे पढ़ाया था कि जो आर्म्स एक्ट है उसके द्वारा जो है भारतीय लोगों के हथियार रखने की जो व्यवस्था थी उसको जो है समाप्त कर दिया गया था, यानी कि भारतीय जो है हथियार नहीं रख सकते थे। और यहां कहा जा रहा है कि 1878 का आर्म्स एक्ट, जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की इजाजत दी गई कहा जा रहा है, इससे जो है इजाजत जो है नहीं दिया गया था, इजाजत जो है छीन लिया गया था। तो पहला वाला जो है आपका गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, बाकी ये जो है आपके दोनों सही हो जाएंगे। तो पहला वाला जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा है भैया असत्यकूट चुनो। क्या चुनो? असत्यकूट कहा है, तो असत्य जो है पहला ही केवल है ना। आर्म्स एक्ट जो है इसके द्वारा जो है भारतीयों के हथियार रखने का जो अधिकार वगैरह था उसको छीन लिया गया था। इसके द्वारा जो है भारतीय अब हथियार नहीं रख सकते थे। समझ में आई? इतना मैंने बार बार चिल्ला के बता दिया, आपको जो है समझ में आ गया होगा, है ना, समझ में आ गया होगा। तो ये आप देख लो, है ना, समझ में आई बात? तो इसका उत्तर भैया ए हो जाएगा, यानी कि 1। तो इसको जो है ये गलत हो जाएगा, बाकी ये दोनों कथन सही है। तो जिस भी तरीके से पूछा जाए क्वेश्चन को जो है इसी प्रकार से करना होता है, इसी प्रकार से जो है आप भी क्वेश्चन वगैरह गढ़ते जाइएगा। और भैया अब जो है यहां आप देखोगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। किससे देखोगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस,
इसकी स्थापना कब हो रही है, ये डेट जो है यहां दिया गया है, इसको भी बाकायदा आप देख सकते हो। तो आइए देखते हैं, 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों व सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम ने जो है मुंबई में सभा करके राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। तो आप देख रहे हो कि किन किन के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही है। आगे देखोगे, संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्ता, एस सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्रायः बंबई और कलकत्ता के ही थे। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन बनने की प्रकृति होती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई और किनके द्वारा हुई और जो है इसमें कितने प्रतिनिधि वगैरह शामिल थे, ये हो गया। और इस जो संगठन है यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके नेताओं के जो है नाम बताओ। तो इस तरह से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारा कुछ जो है आप नोट करे रहना। तो इसी तरह से जो है क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। समझ में आई बात? इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको जो है पैटर्न वगैरह बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी आधार पर जो है आपको ध्यान रखे रहना है, उसी आधार पर आपको ध्यान देते चलना है। समझ में आई बात? आ गई होगी। आगे यहां देखोगे तो यहां दिया गया है, अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तौर तरीकों के लिहाज से मध्यवर्गीय पार्टी थी, है ना। मध्य मार्गी यानी कि बीच का रास्ता अपना लो। समझ में आई बात? तो अपने शुरुआती दौर में आप देखोगे तो मध्य मार्गी पार्टी थी। बाद में जो है आप देखोगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है दो गुटों में विभाजित हो जाता है, एक गरम दल हो जाता है, एक नरम दल हो जाता है। नरम दल के लोग जो है यह चाह रहे थे, यह मांग कर रहे थे कि भारतीय जो अंग्रेज लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, और हम लोग जो है उनसे अगर अपने अधिकारों की मांग करेंगे तो वो आसानी से दे देंगे। लेकिन अंग्रेज लोग नहीं देते थे। और जो गरम पंथी थे उनको यह लगता था कि ये नरम पंथी वाले लोग जो है फालतू का जो है अंग्रेजों के सामने हाथ फैला रहे हैं। हाथ फैलाने से जो है चीजें नहीं मिलती, उनको जो है छीनना पड़ता है। तो आप देखोगे गरमपंथी और नरमपंथी दो गुटों में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित होने लगता है। और भैया ये एनसीईआरटी की चर्चा है, तो इसको हम लोगों को जो है ज्यादा तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। नहीं तो आप देखोगे कि एनसीईआरटी ने कभी कभी क्या काम किया है कि किसी किसी चैप्टर में जो है कुछ भी काम लायक बातें नहीं दी है, और किसी किसी चैप्टर में जो है सारा कूड़ा करकट लाके इकट्ठा भर दिया है, सारा फैक्ट वगैरह लाके इकट्ठा भर दिया है। तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है। एक ही चैप्टर है, बहुत बड़ा होता है, और उसी में अगर हम लोग जो है अलग से भी मटेरियल डालेंगे, अलग से भी चीजों को लाएंगे, तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हमें ज्यादा एनसीईआरटी के दायरे को नहीं तोड़ना चाहिए। हालांकि जहां जरूरत पड़ती है मैं तोड़ डालता हूं। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं भैया। तो यहां देखोगे मध्य मार्गियों को यह भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसीलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। मैंने कहा ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है दो भागों में विभाजित हो जाती है, गरम दल और नरम दल, गरमपंथी नरमपंथी। समझ में आई बात? और भैया जो मध्य मार्गी यानी कि जो नरमपंथी वगैरह हैं, ये चाह रहे थे कि अंग्रेज लोग जो है भारतीयों के जो भी रिक्वेस्ट वगैरह हैं, जो भी सुधारात्मक कार्य हैं, उनको आसानी से कर देंगे। तो वही चीज यहां बताया जा रहा है कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं। ये उस तरह का यहाँ बात आ रहा है कि अरे सांप वाला टाइप का, याद नहीं आ रहा है, चलो अभी याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। तो यहां देखोगे मध्य मार्गियों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसीलिए वे भारतीयों के न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। ऐसा जो है नरमपंथी लोग चाह रहे थे, नरमपंथी लोग मान रहे थे। लेकिन आप गरमपंथियों को देखोगे, गरम दल को देखोगे, तो वो कहेगा भैया मांगने से केवल भीख मिलता है, अधिकार नहीं, और अंग्रेजों को जो है पीट पाट डालो, अंग्रेजों को थबड़ा मारो। ये क्षमा याचना करने से अंग्रेज जो है अपने अधिकारों को नहीं देंगे। अधिकार पाना है तो भैया द्वंद्व करना पड़ेगा।
और फिर जो है सभी लोग कूद पड़ते हैं यज्ञ में कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, है ना। तो ये आप देख सकते हो। आगे देखोगे भैया, कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज उठाई। यानी कि कांग्रेस ने कहा भैया जो भारतीय हैं उनको भी जो है शासन प्रशासन में और ज्यादा हिस्सेदारी वगैरह दो। और आगे देखोगे कि कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं, और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं है वहां उनका गठन वगैरह किया जाए। तो कांग्रेस का जो है मांग जो है चल रहा था अपना, ये कांग्रेस जो है अपनी मांग वगैरह कर रही थी। और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जो आज वर्तमान में कांग्रेस है ये वही कांग्रेस है क्या? तो मैं कहूंगा भैया बिल्कुल भी नहीं। वो एक पार्टी है, ये एक संगठन है। समझ में आई बात भैया? तो जो वर्तमान वाली कांग्रेस है इसकी बात यहां नहीं हो रही है, ये कांग्रेस अलग है। समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। आगे देखोगे तो कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उसने जो है मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ जो है भारत वगैरह में भी इसकी परीक्षाएं आयोजित कराई जाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वह यह मांग कर रही है कि जो सिविल सेवा की परीक्षाएं हैं उन्हें लंदन वगैरह के साथ साथ जो है भारत में भी आयोजित किया जाए। ऐसी मांग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उठा रखी थी। और भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वह यह कह रही है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग किया जाए तथा जो आर्म्स एक्ट है उसको जो है निरस्त किया जाए। और आर्म्स एक्ट वगैरह क्या है इसके विषय में मैं पीछे बता चुका हूं। और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए, यानी कि बोलने वगैरह की स्वतंत्रता उस समय जो है ना रह गई थी, ना के बराबर रह गई थी, तो उसको भी जो है दिया जाए, है ना। मान लो कोई बोल रहा है, कोई जो है आवाज उठा रहा है तो उसके आवाज को दबा दिया जाता था। इतना अधिकार जो है भारतीयों के पास वगैरह नहीं था। आज भी आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिनके प्रति अगर आप आवाज उठाते हो तो वो आपका आवाज दबा देते हैं और आपको जो है किसी दूसरे मैटर में फंसा देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है पहले भी थी, अब भी थी, आप देख सकते हो। आगे देखोगे भैया तो शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गहरी गरीबी, यानी कि बहुत गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है आर्थिक मुद्दे भी उठाए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह भी कहा कि भैया तुम अंग्रेज बागड़ बिल्लों की वजह से ही भैया गरीबी, भूखमरी और अकाल वगैरह पड़ रहे हैं, इसलिए तुम्हें इन क्षेत्रों में भी सुधार करना पड़ेगा। अब भैया ये ठहरे नरमपंथी वाले, ये तो भैया क्षमा याचना कर रहे हैं, और गरमपंथी अभी आएंगे और इनको जो है अंग्रेजों को बस थप्पड़ मार मार के फिर इनसे अच्छा काम करवाएंगे। आगे बढ़ोगे, आगे यहां भैया देखोगे स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे जो है मैं लेकर रहूंगा, है ना। तो आप देखोगे कि अब जो है इधर से शुरू हो रहा है गरमपंथी दल का नेतृत्व, है ना। अब गरमपंथियों के क्या विचार हैं उनको जो है हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो आप देखोगे भैया 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर जो है सवाल खड़ा करने लगे थे। देख लो 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। कांग्रेस जो है अब तक क्या कर रही है भैया? क्षमा याचना कर रही है। उनको लगता था कि हम लोग मांगेंगे और अंग्रेज ला के तुरंत दे देंगे कि ये लो, ये तो आपका अधिकार है। अंग्रेजों ने सुना ही नहीं। अंग्रेज तो अपना मदमस्त मगन थे, लूटपाट मचा रहे थे, लूट रहे थे, उनका काम धंधा चल ही रहा था। तो अब आप देखोगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सवाल खड़े करने लगेंगे बहुत सारे लोग, और इन लोगों में आप देखोगे तो गरमपंथियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
ये आप देख सकते हो। बंगाल हो गया, पंजाब हो गया और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, उन्होंने जो है निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये निवेदन की राजनीति नहीं चलेगी, अंग्रेज जो है विषधर है, उन्हें जो है पैरों के नीचे रखना चाहिए, दबा देना चाहिए, कचकचा के मर जाएं। तो गर्मपंथियों के विचार आप देख सकते हो। नरमपंथी तो भैया अपना क्षमा याचना कर रहे हैं, लेकिन गर्मपंथियों को देखोगे तो ये उस विषधर को जो है पैरों तले रौंदेंगे। राजनीति के लिए आप देख सकते हो, तो ये रचनात्मक कामों के लिए जो है रचनात्मक कामों पर महत्व और जोर दे रहे हैं। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे जो है लेकर रहूंगा, है ना। तो इन्होंने जो है नारा वगैरह दिया। हालांकि ऐसे जो नारे वगैरह होते हैं, ऐसे जो स्लोगन वगैरह होते हैं, उनसे जो है उन पर जो है प्रायः निबंध वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको जो है ये सारी बातें भी ध्यान में रखते चलना है। अगर मान लो यही स्लोगन जो है, यही नारा उठा के जो है आपके निबंध में डाल दिया जाए तो आप क्या करोगे? पढ़े नहीं रहोगे, जाने नहीं रहोगे, चीजों को समझे नहीं रहोगे, एनसीईआरटी वगैरह नहीं पढ़े रहोगे, ये वाला चैप्टर नहीं पढ़े रहोगे, तो कैसे मजा आएगा, कैसे लिख पाओगे? तो इसलिए भैया इन सब चीजों से जो है आपको गुजरना पड़ेगा। आगे देखोगे भैया तो 1905 में वायसराय कर्जन ने जो है बंगाल का विभाजन कर दिया। अब देखो कर्जन जो है ये बंगाल का विभाजन कर देता है। उस वक्त जो है बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे, यानी बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ये भी जो है उस समय इसके भी कुछ इलाके जो है बंगाल के हिस्से वगैरह थे। ये चीज आप देख सकते हो। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यानी कि बंगाल के विभाजन से जो विवाद उत्पन्न हुआ, जो संघर्ष उपजा, है ना, जो संघर्ष उपजा उसे जो है स्वदेशी आंदोलन के नाम से क्या किया जाता है भैया? जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ज्यादा ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। आंध्रा के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया था। ये सारी बातें जो है आप सभी नोट करते चलो, है ना। तो ये जो बंगाल का विभाजन कर रहा है, इससे भी आप जो है चीजों को देख सकते हो। आगे देखोगे भैया तो स्वदेशी आंदोलन ने जो है ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को क्या किया भैया? बढ़ावा दिया। तो स्वदेशी आंदोलन वगैरह के विषय में आप जान सकते हो। आगे देखोगे तो 1906 में जो है मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने जो है ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। तो मुस्लिम लीग का गठन कब हो रहा है, इससे भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी आप जो है देख सकते हो। और बंगाल वगैरह के विभाजन से भी जो है प्रायः परीक्षाओं में क्वेश्चन बन जाते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखे रहना है ना। तो ये आप देख सकते हो। लीग ने जो है बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। तो लीग जो है अपना क्या क्या मांग कर रही है, इसको भी आप देख सकते हो। हाँ, इस चैप्टर को पढ़ने से जो है आप चीजों को जो है थोड़ा थोड़ा जान पाओगे। लेकिन इसके बाद अगर आप कोई स्टैंडर्ड क्लास कर लेते हो, कोई स्टैंडर्ड पुस्तक पढ़ते हो, तो आपको आसानी से चीजें समझ में आएंगी। हालांकि एनसीईआरटी की महत्ता वगैरह मैं पीछे भी बहुत बार बता चुका हूं पढ़ाते टाइम, समझ में आई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश के प्रातिनिधिक जो है सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया। तो इनका ऐतिहासिक लखनऊ समझौता होता है और उसके बाद जो है ये दोनों मिलकर काम करने के लिए जो है अग्रसर होंगे। तो वही चीजें जो है यहां आप देख सकते हो। समझ में आई बात। और लखनऊ समझौता जो है कब हो रहा है, इसको जो है आप सभी को कमेंट में बताना है। किस में बताना है? कमेंट में बताना है।
इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ा जाए। आगे देखोगे भैया तो यहां दिया गया है जन राष्ट्रवाद का उदय। पीछे जब मैं आपको 1857 की क्रांति पढ़ा रहा था तब मैंने आप सभी को बताया था कि केवल जो सिपाहियों का विद्रोह था वह कैसे कैसे जो है उग्र रूप धारण करके जन आंदोलन बन गया, जन क्रांति बन गया। उसी प्रकार से आप यहां देखोगे भैया जन राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। क्या हो रहा है? जन राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। यहां देखोगे भैया तो 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। आप देखोगे भैया जो आंदोलन धीरे धीरे चल रहा था उसने जो है तेजी पकड़ लिया। और तेजी कब पकड़ रहा है? तो 1919 के बाद। आप देखोगे भैया इसी में जो है गांधी जी वगैरह की एंट्री होती है। इसी में आप देखोगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वगैरह की एंट्री होती है और सभी ने मिलकर जो है अंग्रेजों को निकाल फेंका, मारपीट के भगा दिया। तो वही चीज भैया यहाँ बताया जा रहा है कि जो धीरे धीरे चल रहा था संघर्ष वो कैसे जो है जन आंदोलन बन गया, उसको जो है यहाँ बताया जा रहा है। तो 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। समझ में आई बात? यहां आप देखोगे भैया किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं जो है बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। पहले आप देखोगे भैया कुछ संस्थाओं वगैरह के द्वारा जो है प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जब क्रांति वगैरह हो रही है तो उसमें सब भैया भाग ले रहे हैं, वो सब छोड़िए। यहां आप देखिए संघर्ष, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। तो आप देखोगे भैया धीरे धीरे ये जन आंदोलन में तब्दील हो गया, धीरे धीरे जन आंदोलन बन गया। और उसके बाद आप देखोगे भैया तो इसमें जो है किसान हो गया, आदिवासी हो गया, विद्यार्थी, महिलाएं वगैरह सब जो है बड़ी भारी संख्या में जो है इस आंदोलन से जुड़ने लगते हैं। समझ में आई बात? और भैया अब जो है यहां होगी गांधी बाबा की एंट्री। किसकी एंट्री भैया? गांधी बाबा की एंट्री। अंग्रेजों ने जो है ट्रेन से काला कह के निकाल दिया। इन्होंने भी मन में ठान लिया कि एक दिन जो है तुम्हारी सत्ता को जो है मैं उखाड़ फेंकूंगा। और शांत रहे और अपनी उसी शांत प्रवृत्ति से भैया, उसी अपने शांत मन से अंग्रेजों को धूल चटा के रख दिया। और अगर ये एक बार आंदोलन पर बैठ जाते थे तो उस आंदोलन को जो है सफल करा के ही मानते थे। इनसे बड़े बड़े डरते थे कि किसी से भी पंगा हो जाए, बस गांधी जी से पंगा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो दुबला पतला लाठी लेकर चलने वाला, धोती पहनने वाला व्यक्ति जो है बड़ा खतरनाक है। तो सबसे पंगा लेने के लिए सब सोचते थे, लेकिन गांधी जी से कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। समझ में आई बात? तो अब जो है गांधी बाबा की एंट्री होगी। किसकी एंट्री बच्चा? गांधी बाबा की एंट्री होगी। और गांधी बाबा क्या क्या करते हैं उसको भी जो है हम लोगों को जान लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। और भैया ये व्हाट्सएप विश्वविद्यालय वाले गांधी जी की भले ही बुराई कर लें, लेकिन गधों तुम्हारी बुराई करने से गांधी जी के जो महत्व है उस पर कोई भी रत्ती भर जो है फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? गांधी जी जो है महान थे, महान हैं और सर्वदा महान रहेंगे। इसलिए भैया आप व्हाट्सएप विश्वविद्यालय वगैरह पर गांधी जी की आलोचना कर सकते हो, किसी भी की आलोचना कर सकते हो, लेकिन अगर उतना संघर्ष तुम्हें करना पड़ जाए तुम्हारी मौत हो जाएगी। आज थोड़ा सा किसी को ब्रेकअप हो जा रहा है तो वो एकदम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बस उसी लड़की के पीछे पड़े रहते हैं। अरे गधे, जवानी है, दूसरी पटा ले। मरते रहते हो, हाय राम हमार गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, अब हम जीना छोड़ देंगे। गधा, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। काहे का फालतू परेशान हो रहा है, रोगा रहा है। आज तुमको बस नहीं मिलती तो रोने गाने लगते हो, ट्रेन छूट जाती है तो रोने गाने लगते हो। अरे भैया देखो इधर,
मोटिवेशन का स्रोत पड़ा हुआ है, यहां से आप नहीं सीखोगे। जहां अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं वहां से नहीं सीखोगे। आप देश भर के बजनिया नचनिया अधनंगे लोगों को जाकर देखोगे, उनका व्यूज बढ़ाओगे। अरे गधों, उन्हें देखने से कोई फायदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। रील सरकाने से जो है फायदा नहीं होगा। युद्ध में उतरना पड़ेगा, अस्त्र शस्त्र चलाना पड़ेगा, सामने से आती हुई तीरों को रोकना पड़ेगा। और ये जिस दिन करना सीख गए उस दिन राजा बन जाओगे, उस दिन महान बन जाओगे, उस दिन जो है चमक जाओगे। तो इसलिए जो है आज आपको निर्णय लेना ही होगा कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। अगर आज आप जो है समय बर्बाद करोगे तो एक दिन जो है समय आपको बर्बाद करेगा। तो इसलिए बच्चा सावधान हो जाओ और अभी भी मौका है, उतर जाओ संघर्ष युद्ध के मैदान में और लिख दो जो है स्वर्णिम अक्षरों में अपना इतिहास, अपना नाम, ताकि दुनिया जो है आपको देख के धिक्कारे ना, आपको देखकर जो है सलाम ठोके, है ना। तो इसलिए भैया पहले अपने अंदर ताकत लाओ, शक्ति लाओ, फिर उसके बाद जो है देखो नजारा कुछ और ही होगा। आज जो आपकी बुराई कर रहा है, आज जो आपसे मुंह फेर रहा है, वही जो है आपको अपना रिश्तेदार बताते हुए पीछे पड़ जाएगा, पीछे आ जाएगा अगर आप सफल हो जाते हो तो इसलिए सफलता बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए भैया सफल बनो। समझ में आई बात? अभी जो है तुम्हें रोकने के लिए बहुत लोग आएंगे, लेकिन आपको अभी रुकना नहीं है। अभी तमाम प्रकार के ताने बाने के तीर जो है आप पर चलाए जाएंगे, लेकिन आपको जो है अभी शांत रहना है, अभी जो है मौनता को धारण करके रखना है। एक दिन सही समय आएगा, एक दिन सही वक्त आएगा, उनको जो है अपना जवाब खुद मिल जाएगा। तो इसलिए रोने गाने का नहीं, और कोई छोड़ के चली जाती है तो उसके पीछे रोने गाने का नहीं। अपना संघर्ष करना है, अपना औकात बनाना है, अपने अंदर जो है शक्ति पैदा करना है और यह दिखा देना है कि तुम जिसे छोड़ के गई थी वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो जो है दुनिया पलट के रख सकता है। समझ में आई बात? अगर ज्यादा मोटिवेट हो गए हो तो भैया थोड़ा एंजॉय वगैरह करिएगा। तो दिक्कत और टेंशन जो है आपको कभी भी नहीं लेना है, किसी भी टाइम पर नहीं लेना, हमेशा जो है ऊर्जावान रहना है, अपने आप को ऊर्जावान, साहसवान जो है धैर्यवान बनाए रखना है। और ये करना सीख जाओगे तो मजा आ जाएगा। चलिए भैया आगे पढ़ लेते हैं। तो आगे आप देखोगे इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में जो है 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे वहां पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर वगैरह भी करते थे। यानी कि अगर आप जो है कोयले की भट्टी में जो है तपोगे नहीं तो सोना बिल्कुल भी नहीं बनोगे। इसीलिए तो कहा गया है तुम हालातों की भट्टी में मुझको जब जब झोंकोगे मैं तप तप कर सोना बनूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो यहां आप देख सकते हो कि इन्होंने जो है बहुत सारे सफल आंदोलन भी चला चुके थे और ट्रायल तो पहले ही हो गया था, अब उसे जो है यहां आके भारत में अप्लाई करेंगे। यहां देखोगे महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उसकी जरूरतों और हालात को समझने में लगे रहे। यानी कि इनकी एंट्री जो है 1915 में होती है और एक वर्ष जो है ये भ्रमण करते हैं और यह देखते हैं कि यहाँ जो है किन किन चीजों की आवश्यकता है, किन किन चीजों की जरूरत है और लोग क्या चाह रहे हैं। उनके शुरुआती प्रयास जो है चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में सामने आए। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से जो है परिचय हुआ। तो इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। और भैया
आज की चर्चा को हम लोग जो है यही खत्म करते हैं और लगभग एक क्लास और आएगी, लगभग जो है एक क्लास और आएगी और आपकी 8वीं की एनसीईआरटी जो है पूरे तरह से निस्तो नाबूद यानी कि समाप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं नए अध्याय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।